तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को हिंदी विषय प्रारंभ कर रहा हूं। हिंदी विषय को प्रारंभ करने से पहले मैं हिंदी विषय के बारे में बताऊंगा कि बिहार बोर्ड में किस प्रकार से हिंदी विषय का एग्ज़ाम होता है, निबंध कितने नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है, आवेदन या पत्र कितने नंबर के पूछे जाते हैं, प्रश्नोत्तर कितने नंबर के रहते हैं। इन सभी के जानकारी के साथ आज मैं आपको बताऊंगा कि गद्य क्या होते हैं, पद क्या होते हैं। क्योंकि हिंदी में मूल रूप से गद्य और पद आपको पढ़ना है और उसके बाद आपको व्याकरण पढ़ना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इन सभी की जानकारी आपको देने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लें, ठीक है। पेड कोर्स की जानकारी लेने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। पाँचों विषय के लिए पूरे साल का आपको फ़ी मात्र 1500 रुपये लगेंगे। चैप्टर वाइज आपको पढ़ाए जाएंगे। अक्टूबर में कोर्स को समाप्त करके गैस क्वेश्चन निःशुल्क दिए जाएंगे, प्रश्नोत्तर कराए जाएंगे। प्रश्नोत्तर में MGBI VBI आपको बताया जाए, अनेक प्रकार का फैसिलिटी महज 1500 में आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज हम सर्वप्रथम बात करेंगे हिंदी, ठीक है। हिंदी में जो मुख्य आपको किताब है उस किताब का नाम है दिगंत भाग 2। क्या नाम है? दिगंत भाग 2। आज मैं बुक नहीं निकाला, ध्यान से हट गया बुक निकालना, मैं बुक नहीं निकाला हूँ, इसलिए बस किताब का नाम मैं बोल देता हूँ। किताब का नाम है दिगंत भाग 2। आपको ये बुक खरीदना ही खरीदना है। आपको बाज़ार जाना है, बाज़ार में दिगंत भाग 2 आप लोग खरीद लीजिएगा। देखिए, मैं इसलिए बोलता हूँ हिंदी का बुक खरीद लेने के लिए, हिंदी का प्यारे बच्चों इसलिए बुक खरीदना है क्योंकि हिंदी में आपको निबंध मिलेगा, कहानी मिलेगा, भाषण आपको रहेगा। तो उस चीज़ को आप पढ़िएगा ना, आपको अच्छा लगेगा। जैसे बातचीत निबंध है उसको पढ़िएगा, अच्छा लगेगा, रुचि होगा। कहानी टाइप का रोज हो गया कहानी है, उसने कहा था ये भी कहानी, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, आप लोग कुछ सीख मिलता है। तो इसलिए आप लोग जो किताब है वह अवश्य रूप से खरीद लीजिएगा। हिंदी का मात्र 50 रुपये में तो देता है मार्केट में, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की यदि मैं बात करूं, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का सब्जेक्ट। हालांकि मुझे अब ये सब नहीं बताना चाहिए क्योंकि मैंने इतना बताया है कि आपको पता चल ही गया होगा कि ऑब्जेक्टिव 50, जो सब्जेक्ट 100 का है 50 का ऑब्जेक्टिव होगा, 50 का सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपको जो पूछे जो जाएंगे वो बुक और व्याकरण दोनों से पूछे जाएंगे। यानी दिगंत भाग 2 से पूछे जाएंगे और आपको व्याकरण से पूछे जाएंगे। जैसे खास करके संधि विच्छेद हो गया, ठीक है, पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। बुक में क्या पूछे जाएगा, जैसे बातचीत करने से क्या हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, ये तो चैप्टर का प्रश्न उठा दिया। जैसे खास करके जो राइटर होते हैं अर्थात लेखक होते हैं, जैसे बातचीत को किसने लिखा, बालकृष्ण भट्ट, इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, BA कहाँ से किए, कब किए, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट क्या क्या लिखे, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के थे। इस प्रकार से प्रश्न आपको कई प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो बुक से आप बुक और व्याकरण मिला करके 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। एग्जाम में आपको कोरोना रहा तो 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 बनाना है, कोरोना नहीं रहा तो 60 ऑब्जेक्टिव में से 50 बनाना है। आपको समझ गए होंगे, सब सब्जेक्ट में बताएं, इसलिए आप लोग समझदार है, समझ गए होंगे, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा जिसमें 8 नंबर का निबंध होगा, 8 नंबर का निबंध होगा, इसलिए निबंध को समझना बेहद ज़रूरी हो जाएगा। मैं आपको निबंध काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा अच्छे से, इतना अच्छे से आपको समझा दूंगा कि आप 8 में 8 लेकर के चले आइएगा। उसके लिए निफिकिर रहिए, ठीक है। लघु आपको बुक लघु प्रश्न 10 नंबर के पूछे जाएंगे, फिर से दीर्घ रहेगा, ठीक है। फिर से उसके बाद व्याख्या करने के लिए पूछा जाएगा, व्याख्या पंक्ति उठाकर को दे देगा, कहेगा इसका व्याख्या करें, ठीक है। दीर्घ में खास करके आपको सारांश पूछे जाते हैं, पाठ का सारांश, इसलिए जितने भी पाठ हैं सभी पाठ का हम आपको सारांश लिखा देंगे, सारांश को अच्छे से समझा देंगे। सारांश जो जितने भी पाठ है ना, आपको सभी पाठ का सारांश हम आपको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है।
और अच्छे से लिखा भी देंगे, जिससे आपका जो दीर्घ में किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं हो। जैसे बातचीत का आपको सारांश पूछ देता है, रोज का सारांश, उसने कहा था, कहानी का सारांश, इस प्रकार से आपको रहता है। उसके बाद व्याख्या हो गया, व्याख्या आपको देगा, ठीक है, व्याख्या करने के लिए जैसे बहुत प्रकार का आपको व्याख्या है ना रहता है, ठीक है। 2 लाइन आपको दे दिया, कोई भी लाइन उठा करके आपको है ना दे दिया, ठीक है, उसको कहेगा व्याख्या करने के लिए, ठीक है। जैसे निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, ये लाइन आपको देना है, ये लाइन दे देगा, कहेगा व्याख्या करने के लिए। बिना फेरे घोड़ा बिगड़े बिना लड़े सिपाही, इस बिना फेरे घोड़ा लड़े बिना लड़े सिपाही, इस सिपाही बिना फेरे घोड़ा बिगड़े बिना लड़े सिपाही, ठीक है। सिपाही को सिपाही बोला गया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको लाइन आपको दे देगा, उसको व्याख्या करना आपको आता है, व्याख्या ना आ जाता है, भावार्थ ना आ जाता है, व्याख्या भावार्थ एक साथ ही आपको पूछा जाता है। पत्र हो गया, पत्र हो भी आपको पूछेगा, व्याख्या, फिर से पत्र या अर्थात आवेदन, ठीक है, व्याख्या या भावार्थ हो गया, ठीक है, पत्र आवेदन। उसके बाद संक्षेपण भी आपको रहेगा, संक्षेपण दे देगा, कहेगा संक्षेपण करने के लिए, ये भी संक्षेपण आपको 4 नंबर का पूछेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इतना आपको सब्जेक्टिव में पूछेगा। मुख्य रूप से निबंध 8 नंबर का, 10 नंबर का लघु, उसके बाद दीर्घ रहता है, सही 4 या 5 नंबर का दीर्घ आपको न रहेगा। व्याख्या भावार्थ आपको व्याख्या आपको भावार्थ रहेगा। पत्र आवेदन 5 नंबर का रहेगा, सारांश आपको 4 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से आपको प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव रहेगा। आपको जो जोर देना है, आपको किस किताब पे सबसे ज़्यादा जोर देना है, वो है दिगंत भाग 2। किस किताब पे? तो प्यारे बच्चों दिगंत भाग 2 पे आपको जोर देना है। वो से बुक से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। फिर व्याकरण से भी, जो भी व्याकरण देखिए, आपको व्याकरण जो भी बनेगा ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। इसमें देखिएगा तो एक निबंध हो गया, एक संक्षेपण, एक आवेदन, बाकी सब आपको किताब रहेगा। इसलिए किताब सब्जेक्टिव में अति महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में खास करके आपको व्याकरण से आपको रहेगा, जैसे संधि विच्छेद, पर्यायवाची शब्द, शब्द विलोम, इस प्रकार से आपको रहेगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं किताब का। डायरेक्टली अब हम बुक पर हम चले आते हैं कि बुक में आपको क्या क्या दिया रहेगा। बुक निकालना प्यारे बच्चों भूल गए हैं, ठीक है, निकालते तो हम आपको बुक दिखा देते। ध्यान में है भी नहीं कहाँ पर रखा गया है बुक, रहने दो, बुक नहीं, चलिए कोई बात नहीं। बुक में खास करके आपको एक गद्य पढ़ना है, एक पद पढ़ना है, ठीक है। गद्य रहेगा, पद रहेगा, ठीक है। अब देखिए गद्य और पद। गद्य का मतलब गद्यांश, ठीक है। गद्य का मतलब क्या, गद्य कहिए या गद्यांश कहिए, बात बराबर। पद कहिए या पाद्यांश कहिए, बात बराबर, दोनों का दोनों बात बराबर। अब आपको गद्य लगभग इसका जो अध्याय यानी पाठ है, पाठ लगभग आपको 12 पाठ है गद्य का, ठीक है। थोड़ा सा बुक देख लेते हैं, थोड़ा सा प्यारे बच्चे बस 2 मिनट वेट करेगा, थोड़ा सा बुक लेकर के आ रहे हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों ये है आपका दिगंत भाग 2। इस प्रकार से बुक आपको देखने को मिलेगा। जो प्यारे बच्चों जो गद्य है, ठीक है, गद्य की संख्या आपको 13 गद्य है, 12 गद्य नहीं है, 13। 14 हालांकि आपको लिखा रहेगा मगर 14 नहीं है, 13 गद्य है। पहला गद्य है आपको बातचीत। दूसरा है उसने कहा था। इस प्रकार से कुल मिलाकर के आपको शिक्षा पर आपको अंत हो जाता है, शिक्षा 13। फिर पद है, पहला पद है करबक से लेकर के अंतिम पद आपको जाता है 13, गांव का घर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बुक आप लोग देख लिए। अब देखिए, अब हमें सर्वप्रथम आपको जो समझना है, क्या समझना है, आज हम गद्य को समझेंगे और पद को समझेंगे, ठीक है, और दोनों में अंतर देखेंगे। चूंकि हम लोग गद्य पढ़ रहे हैं, अब गद्य पढ़ रहे हैं तो जानना आवश्यक हो जाता है ना कि आखिर गद्य क्या है। तो प्यारे बच्चों देखिए, जो गद्य लिखेगा, जो भी गद्य लिखेगा वो क्या कहलाएगा, वो प्यारे बच्चों लेखक कहलाएगा, लेखक, ठीक है। अर्थात
बातचीत जो लिखा, कौन लिखा? बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट प्यारे बच्चों क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट हम क्या कहेंगे? उसको लेखक कहेंगे। ठीक है, देखिए सारा है ना, बातचीत कौन लिखा? बालकृष्ण भट्ट। तो यह हो गया लेखक। उसने ही कहा था, ये चंद्र शर्मा गुल्लेरी। तो चंद्र शर्मा गुल्लेरी आपको क्या कहना है? चंद्र शर्मा आपको गुल्लेरी कहना है लेखक। जबकि पद को जो लिखेगा वह कहलाएगा कवि। क्या कहलाएगा? कवि। इसको पद कहिए या काव्य कहिए, बात बराबर। आपके बुक में काव्य खंड है, काव्य खंड। पद खंड कहिए, पद्यांश कहिए, पद कहिए, सब बात बराबर है। गद्यांश कहिए, गद कहिए या गद खंड कहिए, सब बात बराबर है। ये हो गया गद खंड, गद खंड, गद खंड, गद्यांश या गद, बात बराबर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो करबक है, करबक को कौन लिखे हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। हम सिर्फ मलिक लिख देते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। तो प्यारे बच्चों मलिक मोहम्मद जायसी क्या आपको कवि हो गए? क्या हो गए? कवि हो गए। अब जैसे गांव का घर कौन लिखे? ज्ञानेंद्र पति जी लिखे हैं। तो ज्ञानेंद्र पति जी भी क्या होंगे? तो कवि। समझ गए? जो गद को लिखेगा, गद को जो लिखेगा, गद, गदखंड, गद्यांश, जो लिखा लेखक कहलाएगा। ठीक है, पद जो लिखेगा, पद, काव्यखंड, पद्यांश, पदखंड, ठीक है, या काव्य, काव्यखंड, सब बात बराबर, सब। यानी जो पद लिखा या काव्यखंड जो लिखा वो हम उसको क्या बोलेंगे? तो उसको प्यारे बच्चों हम लोग कवि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कवि। इसलिए मलिक मोहम्मद जायसी ये कौन है? तो यह आपको कवि है। ठीक है, तो जो गद लिखेगा आपको लेखक कहलाएगा, जो पद लिखेगा वो आपको कवि कहलाएगा। अब हम लोग प्यारे बच्चों मुख्य अंतर देख लेते हैं गद और पद में। ठीक है, देखिए गद क्या होता है? गद, पद, पद मतलब पद्यांश या काव्यखंड। गद को प्यारे बच्चों आप किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं, गद को आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब किसी भी तरह से प्यारे बच्चों कैसे लिख सकते हैं? जैसे कोई भाषण दे दिया, स्टेज पर चढ़ गया, भाषण दे रहा है, जैसे कि नेता भाषण दे रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया? बिना सोचे समझे देता है कि नहीं, जो मन में आया भाषण दे दिया। ये भी एक प्रकार का क्या हो गया? ये भी एक प्रकार का आपको गद है। लेकिन गद के अंतर्गत यह आएगा भाषण, भाषण। ठीक है, उसके बाद आप किसी के बारे में आप निबंध लिख रहे हैं। ठीक है, तो भाषण हो गया, निबंध हो गया, कहानी हो गया, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो प्यारे बच्चों ये सभी आपको किसके अंतर्गत आते हैं? तो गद के अंतर्गत आते हैं। भाषण, निबंध, कहानी, ये सभी आपको गद के अंतर्गत आते हैं। कारण क्या होता है कि देखिए, जिसमें हम लोग वाक्यों का प्रयोग करें, किसका प्रयोग करें? तो वाक्यों का जिसमें हम लोग प्रयोग करेंगे वह सारा का सारा किसके अंतर्गत आएगा? तो वह सारा का सारा आपको गद के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब देखिए भाषण में वाक्य का प्रयोग होता है, निबंध में वाक्य का प्रयोग होता है, आपको कहानी में भी वाक्य का प्रयोग होता है। इसलिए आपको क्या है? तो आपको ये गद है। ठीक है, तो गद को आप इस प्रकार से गद देखने को मिलेगा। देखिए इन सभी में आपको देखिए, ये इन सभी में, जैसे बुक ही हम लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो लिखा हुआ, ये पूरा वाक्य लिखा हुआ, तो ये आपको क्या है? तो ये प्यारे बच्चों आपको गद है। ठीक है, इसलिए जो गद होता है, गद में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो वाक्य का, वाक्य का प्रयोग करते हैं, वाक्य का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जबकि पद में हम लोग लाइन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लाइन। यानी कि पद कभी भी वाक्य में नहीं रहता है, पद हमेशा लाइन में रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए अधिनायक, लाइन बाय लाइन है ना, अधिनायक क्या है? लाइन बाय लाइन है। ठीक है, उसके बाद देखिए कोई सा भी आप पद लीजिए, देखिए ये भी जन जन का चेहरा, ये भी लाइन बाय लाइन है कि नहीं? उसके बाद और हम लेते हैं, और कौन लेते हैं? ऊषा, ये भी देखिए लाइन बाय लाइन है। समझ गए? लाइन बाय लाइन देखिए है कि नहीं? ऊषा, ठीक है, लाइन बाय लाइन। अर्थात पद में हम लोग लाइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जिसमें लाइन का प्रयोग होगा वो आपको क्या कहलाएगा? तो पद कहलाएगा। ठीक है, जो गद को लिखेगा वो लेखक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लेखक। जो पद को लिखेगा क्या कहलाएगा? कवि कहलाएगा। ठीक है,
इसमें हम लोग साधारण वाक्यों का प्रयोग करते हैं, साधारण शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग साधारण शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। जबकि पद में एक हम लोग विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पद में हम लोग क्या करते हैं, एक विशेष शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इसका कारण होता है, क्यों कारण होता है, क्योंकि गद्य को सुरीला आवाज में नहीं गाया जा सकता, यानी गा करके हम पद को व्यक्त नहीं करते। जबकि यदि हम पद को चाहें तो इसको हम गा करके व्यक्त हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक संगीत में देखिएगा कि धुन भी होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल या बिल्कुल एकदम धुन होता है। ठीक है, तो पद जो हमेशा होता है वह आपको धुन के साथ उसको व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए इसमें खास करके विशेष शब्द होता है जिससे आपको पद यानी कि कविता सुनने में काफ़ी आपको अच्छा लगे। ठीक है, इसलिए यह लाइन बाय लाइन है ना होता है, इसमें विशेष शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों गद्य क्या होता है, पद क्या होता है, इसको समझने में तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि गद्य के अंतर्गत भाषण, निबंध, कहानी इस प्रकार से आते हैं। ठीक है, गद्य में हम लोग वाक्यों का प्रयोग करते हैं। गद्य को जो लिखेगा लेखक कहलाएगा। ठीक है, गद्य में हम लोग कोई सा भी वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं, कोई सा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जबकि पद में अर्थात काव्य यानी कविता हम लोग विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं जिससे काव्य हमारा सुनने में अति कान का सुखदायक हो। ठीक है, तभी तो कहेंगे ना वह क्या पद है, वह क्या कविता है। ठीक है, विशेष शब्द रहेगा तब तो ना। ठीक है, इसलिए वाक्य पद में हम लोग लाइन का प्रयोग करते हैं। लाइन व लाइन जो रहेगा वो पद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पद को जो लिखेगा वो कवि कहलाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आया हो। जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम आप सभी को जो गद्य का जो प्रथम अध्याय है, प्रथम पाठ है, गद्य का प्रथम पाठ आपको प्यारे बच्चों क्या है, बातचीत। हम आपको कल के क्लास में बातचीत को अच्छे से पढ़ाएंगे। सर्वप्रथम पहले हम जो पाठ है, पाठ का जो लेखक होता है लेखक परिचय कराएंगे। लेखक परिचय कराने के बाद फिर हम आपको पाठ का जो सारांश होता है अच्छे से समझा देंगे। समझाने के बाद फिर हम आपको प्रश्न उत्तर करा देंगे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद।